अगर भारत की बात लें कि बिजली के क्षेत्र में क्या चीज़ें हैं, तब हम जहाँ पे छूटे हुए हैं कि हमारे कितने गांव हैं, कितने शहर हैं, उसमें हमको जो रात को 5 बजे से 11 बजे तक बिजली देनी है, तो कितनी बिजली देनी होगी। वो 11 बजे के बाद जब बिजली बंद हो जाएगी इस्तेमाल होना, तब उस बिजली का क्या होगा। दिन में कैसे कम से कम बिजली खपत हो, और कितने ऐसे मकान होंगे हाई राइज बिल्डिंग जहाँ पंखे एसी की ज़रूरत हो। तो एक एरिया वाइज कैलकुलेशन और उसके स्टैटिस्टिक्स के आगे आने वाले वर्षों में इसकी कितनी ज़रूरत होगी, ये नदारत है एक तरह से। जो छोटी मोटी पॉलिसी रिसर्च कर रही है भारत सरकार की, उसमें इतना दिखता है कि देखो इस रेट ग्रोथ रेट ये है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट इतना है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इतना है, तो एनर्जी का ग्रोथ रेट इतना चाहिए। फिर वो दूसरी तरफ कहते हैं कि भारत का जितना जीडीपी है और जितना ग्रोथ है वो इन्वर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऊर्जा सेक्टर में कितना बढ़ोतरी हुई। तो पूरे 60 साल के अगर वो डाटा लेते हैं तो दिखता है कि अगर ग्रोथ रेट 8% है तो एनर्जी सेक्टर में भी 8% ग्रोथ हुई। अगर 3% है तो एनर्जी सेक्टर में भी 3% हुई। तो आज अगर हम 1947 से आज तक का 68 ईयर्स का अगर हम ग्रोथ रेट भारत सरकार का देखें तो कमोबेश आपको एनर्जी सेक्टर के प्रोपोर्शनल ग्रोथ रेट नजर आएगा। बड़ी अजीब चीज़ है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी इसी हिसाब से। अब इसमें कोई कोरिलेशन अभी तक तो नहीं ढूंढा गया है, लेकिन ये भी हो सकता है कोरिलेशन में कि बंद कमरे में लोग बच्चे ज़्यादा पैदा करने लगे बजाय खुले, बीमारियां कम होने लगी तो बच्चे ज़्यादा सर्वाइव कर, एक कारण नहीं हो सकता। तो एक तो डाटा मिसिंग ही है कि वाकई में हमको कितनी ज़रूरत है और आगे आने वाले वर्षों में कितनी ज़रूरत होगी, कम या ज़्यादा। सिंपल स्टैटिस्टिक्स है जिसका बहुत ज़्यादा कोई वजूद नहीं। दूसरी चीज़ कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं और कितने रिसोर्सेज के साथ किस तरह की बिजली कहाँ पे चल सकती, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जो रिसर्च है तो वो ये है कि महानगरों में सीधे सीधे बिजली चाहिए है, और जो डिस्टेंट लोकेशनल विलेजेस हैं वहाँ पे एक आइसोलेटेड डीजी सेट के द्वारा या सोलर पैनल के द्वारा बिजली पैदा की जाए और मुहैया कराई। ये एक तक के प्लान हैं अभी तक के। विंड मिल जो भी हैं वो एक सपोर्टिव रोल प्ले कर रही हैं, इतना हुआ। तब चीज़ें जाके ये डाटा भी नहीं है मेरे ख्याल से पूरे देश में कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितने गांवों में चाहिए, कितना पैदा करना है। तो भारत सरकार के 4-5 मंत्रालय हैं जैसे इसमें लगे हुए हैं। सीधा सीधा तो विद्युत मंत्रालय है, फिर कोयला मंत्रालय है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी है, फिर पेट्रोलियम मंत्रालय है और प्राकृतिक गैस का मंत्रालय है, और एक न्यूक्लियर पावर का भी है। इसके बाद राज्य सरकारें भी जुड़ी, कुछ सम्मेलन भी होते हैं राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच में, लेकिन इस सब के बावजूद भी 68 ईयर्स के स्वतंत्रता के बाद भी ये बेसिक डाटा मिसिंग है कि हमको जाना किस हिसाब से। हमारी फोरकास्ट या प्लानिंग फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, प्लानिंग फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू पीपल, प्लानिंग टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, and what will be its proportion as per the raw material और as per the nature, कितना फंड की जरूरत होगी, ये सब बेग डाटा है। 2003 में कुछ कोशिश की गई, उसने चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट कर दिया। उन्होंने उस तरफ पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया भर में ऑब्सोलीट होने जा रही है, मतलब कोयले से बिजली पैदा करना। बीच में गैस निकली तो गैस के पावर प्लांट लगा दिए जो आज की डेट में लगभग बंद। एनरॉन जैसी डील भी हुई जिसमें भारत ने सबक सीखा या नहीं सीखा ये दूसरा है, लेकिन काफ़ी लोगों को याद तो है ही। तो बिजली के सेक्टर में ये चीज़ें हैं
कि हमको एक प्लान तरीके से आना है। तो बहुत बड़ी बात है कि चाइना एक अपने प्लान के तहत लगाया, उनका अपना प्लान है, वो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे जो उन्होंने, लेकिन हम उसको फॉलो करें इसके पक्ष में हम कतई नहीं है। हमको अपने डाटा बनाने पड़ेंगे और बनाने चाहिए भी। दूसरा, हम विदेशों से लोन लेते हैं और फिर अंतर्राष्ट्रीय बिडिंग करते हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन होती है कि आप सबसे सस्ता खरीदें। तो आज जो हमको सबसे सस्ता लगता है, जब हम स्पेयर पार्ट उसकी और मेंटेनेंस करते हैं तो वो कॉस्टलीस्ट हो। तब भारत में अगर बिजली बनाना है तो 4-5 मंत्रालय जुड़ के या 4-5 इंडस्ट्री मिल के पावर प्लांट आसानी से बना सकते हैं। जैसे मसलन BHEL है, भारत भारी उद्योग है, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है, पावर सेक्टर की बहुत सारी नेवेली, लिग्नाइट, NTPC और तमाम कंपनियां हैं। ये सब आपस में मिलके बनाए, कोई टेंडरिंग की भी जरूरत नहीं। पैसा सिर्फ मजदूरी का या लेबर कॉस्ट ही तो देनी पड़ेगी और ये शेयरिंग प्रॉफिट में हो जाए। तो आपको ना बिडिंग करनी है, ना मार्केटिंग करनी है, ना एडवर्टाइज का कॉस्ट करना है, बन के खड़ा हो जाए अपना अपना शेयर बांट। हालत यहाँ है कि 95 में रेल ने NTPC को अप्रोच किया और वो प्लांट NTPC नहीं लगा पाया, जबकि अपने कैपेसिटी एडिशन में तो काफ़ी आगे की बात करता है, बिना इसको देखे कि कल के दिन बिजली की कीमत कितनी पड़ेगी। और ऐसे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर भी आए बिना ये जाने कि बिजली की कीमत कितनी पड़ेगी, लगा दो भाई। प्राइवेट सेक्टर ने तो तब भी पिटहेड पावर प्लांट लगाए, बट सरकारी क्षेत्र की कई कंपनियां कई बार मंत्रियों को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे जगह प्लांट लगाए जो शायद पहले दिन से ही कॉस्ट इफेक्टिव ना होने के कारण 15 से 20%, 30% की कैपेसिटी पे चले गए। तब दिक्कतें तो ये हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया और इन्वेस्टमेंट बेकार पड़ा हुआ है। यही पैसा अगर हम रिसर्च एंड एनालिसिस में लगाते, विंड मिल के डेवलपमेंट में लगाते, सोलर के डेवलपमेंट में लगाते, तो शायद आज दशा और दिशा कुछ और। तब अगर हम सिर्फ कहें कि ऐसा ऐसा करो तो थोड़ा जास्ती हो, लेकिन इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को एक बार बैठ के 5-6 महीने की तैयारी के बाद तब जाके सरकार और सरकारें, राज्य सरकार कुछ करें, तब समझ में आता है कि ठीक से कदम उठे, बिना दादागिरी के मंत्रियों के या सेक्रेटरीज के या पब्लिक सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर के मालिकों के। एक देश हित में और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारे बच्चे और बच्चे के बच्चे भी इस्तेमाल कर सकें, ऐसे डेवलपमेंट के बारे में विचार विमर्श और गहन शोध का विषय है जो 6 महीने से 1 साल लग सकता है। तब जाके एक चीज। दूसरी चीज, जो कोयले के एग्जिस्टिंग पावर प्लांट है, वह राख और राख से उपजे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी का प्रदूषण, इससे निपटने के बारे में कोई चर्चा नहीं है। जहां राख पड़ी है पड़ी है। और दूसरी तरफ इसी राख से सीमेंट कंपनियां मुनाफा कमाए जा रही हैं और बहुत मोटी होती जा रही हैं। आज से 12-13 वर्ष पहले वो लॉबी करते थे कि सीमेंट की रोड बने, तो सीमेंट की रोड बनना शुरू हुई। तब शायद OPC 53 पे रोड बनती थी, आज वो राखी सीमेंट पे बनती है, तो 4-5 साल में रोड खराब हो जाती है। दिखाया ये जाता है कि सीमेंट की रोड 20 से 25 साल चलेगी, लेकिन बन के होती तो 4-5 साल में पपड़ी उखड़ने लगती। तो एक कंपनियों को या खास चुनिंदा लोगों को ज़्यादा मुनाफा कमाने देना और उस क्षेत्र को दूषित होने देना और उसी चीज़ से दूसरे या तीसरे इलाके को वंचित रखना, इसके बारे में चर्चा जरूरी है। क्या ये संभव नहीं है कि जो राख बहुत सारे उपयोग, जैसे कि हाथ धोना ही है बाथरूम के बाद, जिसका भारत सरकार का स्वच्छता मंत्रालय प्रचार करता है, तो अगर गांव-गांव में हम ये राख दें तो किसी भी साबुन से सस्ती होगी और डिटर्जेंट से जो पॉल्यूशन होता है वाटर बॉडीज का, वो नहीं होगा, राख से उससे कम ही होगा। तो क्या गांव-गांव में हम राख नहीं पहुंचा सकते?
और राख 2 रुपए किलो से महंगी तो हो ही नहीं सकती। कोई भी साबुन इतना सस्ता नहीं हो सकता बर्तन मांजने के लिए। तो ये राख हम अलग अलग जगह भेजें और ईंट एक जगह बना के दूसरी भेजा, इसके बजाय राख भेजें वो अपना अपना ईंट बनाए सुदूर प्रांतों में। क्यों कोरबा की ईंट दिल्ली तक जाए? अरे राख दिल्ली भी जाए, बनारस भी जाए, दूसरी जगह वहाँ ईंटें बने। तमाम तरह के सीमेंट के दूसरे काम, और फिर मोर्टार में मिलाने का, सीमेंट कंक्रीट में मिक्स करने का बजरी की जगह, इतना तो हो ही सकता। तो एक वो पूरा का पूरा प्लान मिसिंग है कि इसको हम ट्रेन के द्वारा, या जैसे गैस पाइपलाइन है तो क्या स्लरी के द्वारा एक जो कंसंट्रेटेड पावर सेक्टर हैं, जैसे कि कोरबा, रामागुंडम, उड़ीसा में रायगढ़, तालचर कान्हिया या सिंगरौली शक्तिनगर, ऐसे जो इलाके हैं, या बिहार में कुछ इलाके, यहाँ से पाइपलाइन के द्वारा एक सुदूर में डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है क्या? क्योंकि जब हम रेल से बात करेंगे तो शायद रेल कंजेशन भी कल आए कि रेल का ऑलरेडी कंजेशन है और 10-12 साल में वो महंगा हो, तब उसके बारे में चर्चा। तीसरी चर्चा कि अगला प्लांट तब लगाया जाए जब इनके जो इन्वेस्टमेंट है वो वेस्टफुल डिक्लेयर ना हो जाए। वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालना पड़ेगा देश भर में कि अगर 2000 करोड़ रुपए का आपने प्लांट लगाया और 25 पैसे बिजली दूसरा सस्ता दे रहा है, तो क्या वो हम कॉस्ट बियर कर सकते हैं और 2000 करोड़ और इन्वेस्ट ना कर? दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो मिसिंग है वो मेंटेनेंस की है। मेंटेनेंस के बारे में आइडिया ही नहीं है। बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर मेंटेनेंस ठेके पे देते हैं और बड़ी चीज़ों को रिप्लेस करते हैं। ऐसे में कई प्लांट इतने ज़्यादा बंद हैं और कई BHEL जैसी संस्थाओं के बाद इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि वो कहीं मैचिंग दिखते ही नहीं। तो मेंटेनेंस की पद्धति और उसके वर्कशॉप्स की कमी काफ़ी दिखाई देती है पूरे देश में। इसलिए चौथी चीज़ कि प्राइवेट सेक्टर में तो दिखाई देता है कि लंबे समय के अनुबंध है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में जो प्लांट 25 बरस चलना और एक ही सेवा तुमको 25 बरस लेना है, वहाँ एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? वहाँ 10 साल, 15 साल, 20 साल या पूरी लाइफ के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं ले सकते? तो कॉन्ट्रैक्टिंग एंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में बदलाव की बहुत ज़्यादा जरूरत है। पांचवा चीज़ कि पहले जब बिजली आई तो ये सोचा गया कि हमको बिजली पहुंचाना है गांव में, लोगों को रोजगार देना है और लोगों को रिपोर्टिंग भी करना है। तब पावर प्लांट लगाए गए, गांव-गांव तक खम्भे लगाए गए, बिजली पहुंचाई गई और सरकारी अधिकारियों की रिपोर्टिंग राजनीतिक अधिकारियों को कराई गई। इसमें पूरे दूर बिजली घर चलना चाहिए इस बारे में कहीं चर्चा ही नहीं थी। बिजली लगातार पहुंचना चाहिए, चर्चा ही नहीं थी। क्या कॉस्ट आएगी, चर्चा ही नहीं। इसलिए पूरी राज्य सरकारें असफल साबित हुई। ये 47 से 75 तक के दशक की बात है और आज उसकी बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। कोई भी चीज़ चल रही है, रिपोर्टिंग किसी को भी हो, उसका चलने के लिए एक कॉस्ट बेनिफिट, एक प्रॉफिट रेशियो जरूरी होता है। कितने एम्प्लॉय रखना है। प्राइवेट सेक्टर में जहाँ 1 मेगावाट पे करीब 1.5 एम्प्लॉय है, वहाँ पब्लिक सेक्टर में 4 एम्प्लॉय है और वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में 8 से 10 एम्प्लॉय है। इतना अंतर कैसे चले, ये देखना पड़ेगा। चाहे BRS दो, चाहे CRS दो या कहीं दूसरी जगह उनकी सेवाएं दो, ये गैप तो कम करना हो। और प्रमोशन पॉलिसी और दूसरी चीज़ों में ऐसा हो गया कि ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं और नीचे काम करने वाले कम बचे, तब जाके तनख्वाहें मोटी हो गई हैं, डिसीजन देर से होने लगे और काम कम हो गया। ये नई समस्याएं हैं। तो आज पब्लिक सेक्टर और सरकारी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर से कम्पीट करने की बात करते हैं तो बेमानी सी लगती है। वो इसलिए बचे हुए हैं कि प्राइवेट सेक्टर ने अपने लालच में कुछ ऐसी कंपनियों से उपकरण खरीदे जिनका चलना ही शंका में रहता और कई जगह चले भी नहीं।
इसलिए सरकारी सेक्टर बचे हुए, नहीं तो आगे आने वाले। और इसमें एक चीज़ और भी है कि प्राइवेट सेक्टर दिखाता है कि मान लो एक सरकारी सेक्टर 3 रुपये में बिजली दे रहा है, तो डाटा मान लिया जाता है कि 3 रुपये में तो दे ही सकते हैं, जबकि उसने अपनी माइंस भी ले ली, तो एक बड़ा सा चक्कर हो। तो एक कंसोलिडेटेड ओवरऑल रिव्यू की ज़रूरत है। ये बड़ा कमरसम लगेगा, लेकिन करना जरूरी है।